चलो अब आज वाली डिस्कशन है 3D की सेकंड असाइनमेंट की। हमने फर्स्ट असाइनमेंट की डिस्कशन करी, तो अब ये 3D की सेकंड असाइनमेंट है जिसकी डिस्कशन करनी है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड दोनों की कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगी बिल्कुल साथ साथ हमारे बात करने पे। जो काम की बात है वो क्या कि 3D में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है वो ये कि ये सोचो कि स्कूल की बुक, बोर्ड्स का सिलेबस, उसके बाहर का कोई क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आता, मेंस में भी एडवांस में भी, और लोग कितना बेवकूफ़ बनते हैं, कितना ज़्यादा हम स्टूपिड जोन में फंसे होते हैं कि 3D ऐसा 3D वैसा, कुछ नहीं, सब बकवास है। 100% इसका क्वेश्चन पेपर में होने वाला होता ही होता है। अगर एडवांस में इसका पैसेज आ गया तो समझो कि लॉटरी लग गई, पर क्लैरिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसका वेक्टर्स के साथ ब्लेंड कैसे है उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। जैसे जैसे हमने क्लास में करा हुआ है, जैसे मैंने बताया कि वेक्टर्स को कैसे देखा, उसका 3D के साथ हमने रिश्तेदारी, उनकी आपस में लिंक उनका कैसे बनाया, उसको पकड़ना इज एक्चुअली द मेन स्किल। तो उसकी तो हम गर्दन पकड़ के रखते हैं। तो आज वाली क्लास में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि हर क्वेश्चन में ये नोटिस करना कि इसको मैंने कैसे अप्रोच करा। बट दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि असाइनमेंट अपने आप करी हुई हो। अगर वो नहीं करी तो नोबडी कैन हेल्प यू। मतलब कितनी ज़्यादा बार मैंने क्लास में ऑर्डिनरली देखा होता है कि दो साथ साथ बैठे बच्चे, एक ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया रैंक लेके आया, उसके साथ वाला बहुत, उसको लगता है कि कोई गैप ही नहीं, पर उसके साथ वाला सेलेक्ट ही नहीं हुआ, बहुत पीछे का रैंक। तो जो गैप है ना, उस गैप को घर बैठे 100% फिल कर सकते हो। कोई आपके स्कूल का टॉपर हो तो होता रहे। अब इसी काम को जैसे मैंने बताया बस वैसे करो, क्वेश्चन करो, अपना दिमाग चलाओ, घर बैठे हो, अब देखो टाइम है, अब पीयर प्रेशर नहीं है, कोई साथ वाला बच्चा पुश नहीं कर रहा, तो हर क्वेश्चन की गर्दन पकड़ो कि मेरे से अपने आप होना चाहिए। उसके बाद अगर फंसते हो तो डिस्कशन में आके देखो कि मैंने कैसे बताया, उसके बाद याद रखो कि ऐसे बताया गया था, मैं ऐसे सोचा करूंगा, फिर पेपर में हमें बाहर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये है स्किल। कोई हमने किसी तरह के वहम में, किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं जाना। सिलेक्शन होना ही होना चाहिए, बढ़िया रैंक आनी ही आनी चाहिए। उस चीज़ को पहले विजुलाइज करो कि रैंक बढ़िया आना ही आना है, और फिर उसको इनैक्ट करो, मतलब प्रॉपर उसके लिए एक्शन लो। तो वो कैसे लोगे? क्वेश्चन करके। तो अगर असाइनमेंट नहीं करी अटेम्प्ट और केवल डिस्कशन अटेंड कर रहे हो तो हम लोग अधूरा काम कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। असाइनमेंट अपने हाथ से बिना क्वेश्चन निकाले कोई हेल्प नहीं कर सकता, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलो आज वाली असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो हर क्वेश्चन का सेंस समझना, उनको देखना कि मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस के ऊपर, पर असाइनमेंट पूरी अटेंड करना। जो क्वेश्चन हो भी गए हों उनको भी अटेंड करना। देखो जिसने नहीं निकलना उसने नखरे करते रहने, तो उनकी परवाह मत करो। जैसे बस मैं बता रहा हूँ, मैथ्स में रिलीजियसली बस ये फॉलो करो, मतलब कोई इफ एंड बट नहीं करना। जो क्वेश्चन, जो काम मैं दे रहा हूँ वो करना ही करना है, अपने हाथ से निकालना ही निकालना है। असाइनमेंट पूरी करनी ही करनी है, डिस्कशन अटेंड करनी ही करनी है, टेस्ट देना ही देना है, फिर रैंक आएगा ही आएगा, पर काम एग्जैक्टली ऐसे करना है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन को प्रॉपरली नोटिस करो। अब देखो हमें टर्म गिवन थी और ये सिंपल था क्वेश्चन। हमें कहा था कि m बताओ जिससे कि ये जो लाइन है, देखो जब दो प्लेन्स हमें दिए जाते हैं तो हमें क्लैरिटी है कि वो एक लाइन है, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल हो। तो अब ये लाइन कौन सी लाइन है? इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये लाइन अगर इस प्लेन की अगर हमें पैरेलल चाहिए तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो इस लाइन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट, n1 क्रॉस n2। तो n1 क्रॉस n2 को इस प्लेन के नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। सिंपल सी कहानी। इन दोनों का जो क्रॉस बना ये बने अपनी डायरेक्शन, 3 - 2 1 और 4 - 3 और 4 का क्रॉस, ये बनी इस लाइन की डायरेक्शन। इसको इस n के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो b डॉट n को 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर है। तो बिना कंफ्यूजन में पड़े, देखो मैंने b सॉल्व नहीं करा, b और ये n अगर इनका डॉट 0 है, मतलब सिंपली इसका डॉट उसके साथ 0 है, 2 - 1 और m के साथ, तो एक सेकेंड में इसका डिटर्मिनेंट बना के इक्वल टू 0 कर दिया। देखो डायरेक्टली ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बन गया, n डॉट दिस क्रॉस दिस, जो भी हमें दूसरा गिवन था। तो सिंपली यहाँ पे हमने n डॉट दिस क्रॉस दिस लिखा, उसको 0 कर दिया, यहाँ से m आ गया, वो अपना आंसर था। तो ये क्वेश्चन का ना सेंस हमारा 100% करेक्ट होना चाहिए था। ये मेंस का लेवल है, ये मेंस का लेवल है।
अब देखो इसमें हमें गिवन था, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमें किसी ने कहा कि इस लाइन के ऊपर का पॉइंट बताओ। देखो ये जो पॉइंट है, ये नोटिस करो कि ये इस लाइन के ऊपर का ही पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर का ही पॉइंट है। किसी ने कहा कि इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है, उससे 6 आगे का पॉइंट बता दो। तो मेरे माइंड में क्लियर सी कहानी आती है कि पहले उस लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर बना लो, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर बना लो। हमने 6 आगे वाला पॉइंट बताना है। करने को मैं ये भी कर सकता हूं जैसे बुक्स में दिया हुआ है कि इसको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल दो, लैम्डा का इससे डिस्टेंस करके 6 कर दो, वो भी ठीक है। पर मैंने बी के लॉन्ग अगर सिंपली बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बना लिया, सिंपली वेक्टर क्या दिया हुआ है 1 - 2 और नीचे उसका मॉडुलस। तो इसकी लेंथ हमें कितनी चाहिए 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई करा, 3 और 6 कैंसिल होकर 2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वेक्टर है। तो जो मेरा पॉइंट है A2 वो बराबर होगा A1, A1 पॉइंट क्या है 2, 3 और -5 प्लस ये वेक्टर प्लस 6 टाइम्स ऑफ बी कैप और -6 टाइम्स ऑफ बी कैप, 2 पॉइंट्स बनेंगे ना। तो देखो उससे मेरा काम तेज हो जाता, A1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ बी कैप कर दो, वो ये रहा, मतलब सिंपली इसको और इसको एक बार ऐड कर दो और दिस माइनस दिस कर दो एक बार, वो दोनों आंसर्स होंगे। तो इस केस में उन्होंने ऑप्शन 1 दिया, अगर वो 2 देते तो वो भी सही होता। इस केस में 2 आंसर्स बनेंगे वैसे। पर सेंस नोटिस करो, इसको भी ध्यान में रखो कि ये भी मेंस का लेवल है और सिंपल था ये क्वेश्चन और होना चाहिए था। लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस ऑन द प्लेन दिस। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और हम क्या सोचते वो है गेम। मुझे किसी ने कहा कि एक प्लेन है, हमने कहा बड़ी खुशी हुई सुन के, प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये 2 पॉइंट्स हैं, कोई 2 पॉइंट्स हैं। किसी ने कहा कि इन दोनों पॉइंट्स का इस प्लेन के ऊपर जो नीचे जो इमेज पड़ रही है, इस प्लेन इसकी जो प्रोजेक्शन आ रही है इन 2 पॉइंट्स की प्लेन के ऊपर, तो उस प्रोजेक्शन की लेंथ बता दो। तो मेरे मन में बिल्कुल क्लियर सा थॉट है कि मुझे क्वेश्चन करना भी है और क्वेश्चन तेज भी करना है। तो मैं क्या रूट पकड़ूं? एक थॉट मेरे माइंड में आया कि मैं इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूं, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूं, फिर ये लेंथ निकाल दूंगा, पर वो तरीका बहुत लंबा हो जाता। अब क्या करें? तो मुझे एक बात ऐसे क्लिक करी कि अब देखो, अगर मैं इसको अगर ये एक वेक्टर है, तो एक तरीके से मुझे इस वेक्टर की यहाँ पे मुझे ये प्रोजेक्शन, मतलब मुझे ये लेंथ चाहिए। तो अगर बिल्कुल इसको मैं अगर हवा में ही बनाऊँ तो मुझे एक्चुअली ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए, ये नॉर्मल है, ये लेंथ चाहिए। तो अब ये वेक्टर मैं जानता था, नॉर्मल प्लेन का मैं जानता था 1, 3 और -5। तो इस वेक्टर और नॉर्मल के बीच में एंगल निकालना हमें आता है, हम लोग cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। ये वेक्टर निकाल दिया b, इन दोनों को सबट्रैक्ट करके b डॉट n अपॉन मॉड b मॉड n करा, तो सिंपली ये एंगल थीटा है। तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए? मुझे चाहिए मॉड b cos थीटा। देखो मुझे ये लेंथ चाहिए ना, मुझे इस केस में ये लेंथ चाहिए, मॉड b sin थीटा, मुझे मॉड b sin थीटा चाहिए। तो अब मैं कैसे बनाऊं? मॉड b sin थीटा को निकालने के लिए मैं क्या क्या कर सकता था? एक्चुअली तो पहले मैं cos थीटा फाइंड कर सकता था, पर मॉड b sin थीटा रिकॉल करो, हमने कभी वेक्टर्स में करा होता है। कैसे निकालते हैं? b क्रॉस n का मॉडुलस कर लो अपॉन मॉडुलस n कर दो। b क्रॉस n, b वेक्टर ये है, n वेक्टर ये है, b क्रॉस n क्या बनता है? मॉड b मॉड n sin थीटा। b क्रॉस n निकालना हमें तेज आता है, मॉड b स्क्वायर मॉड n स्क्वायर, मॉड b स्क्वायर मॉड n का स्क्वायर माइनस b डॉट n, जो भी n था साथ में, b डॉट n का होल स्क्वायर करा, होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस n। डायरेक्टली हमारे पास मॉड b sin थीटा आ गया, विच इज दिस लेंथ। तो इन क्वेश्चंस में जो काम है ना, वो अकेली सीखने वाली बात क्या है कि इनको करते समय इनका एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा हूं मैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। तो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। इसी क्वेश्चन में अगर किसी को मान लो इतनी फास्ट ना क्लिक करता, तो उसको ये क्लिक कर सकता था कि वो cos थीटा फाइंड कर दे, cos थीटा आ जाता तो sin थीटा निकाल देता वहां से, मॉडुलस भी तो हमें पता ही था। काम की बात क्या थी कि उसको दिखे ये साफ साफ कि मॉड भी sin थीटा निकालना है, उसके बाद कोई ट्रिक नहीं थी, पर इंटरेस्टिंग था। हमें इसमें किसी ने दिया कि इन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री PQR आर द इमेजेस ऑफ अ पॉइंट ABC इन द XY, YZ और ZX प्लेन। तो XY प्लेन क्या बना? देखो अब ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये बाहर की तरफ Z एक्सिस। तो A, B, C की XY प्लेन में जब इमेज लोगे तो हमें दिखता है कि Z पीछे चला जाएगा,
एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई रहेगा, जो जेड कोऑर्डिनेट है वो पीछे चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा -c। तो p बन गया a b और -c। ऐसे ही q है yz प्लेन में रिफ्लेक्शन, y और z, yz प्लेन में रिफ्लेक्शन करने पे क्या होगा, ये abc है, तो जब इसकी yz प्लेन में रिफ्लेक्शन लोगे तो नोटिस करो कि x पीछे चला जाएगा, यहाँ पीछे आ जाएगा x, yz प्लेन ये रहा। जब x को पीछे लेके जाओगे तो x का बन जाएगा -x, x कोऑर्डिनेट का, b और c सेम रहेगा क्योंकि हाइट सेम है और ये डिस्टेंस c भी सेम है, तो वो बन जाएगा -abc, ऐसे ही r ये आ गया। इनसे बनने वाला सेंट्रॉइड क्या बना, सिंपली x1 + x2 + x3/3, तो ये आ गया सेंट्रॉइड। तो अब g अगर ये बना, हमसे ट्राइंगल AOG का एरिया पूछा गया, तो ओरली दिखता है कि जो g और a हैं वो इस केस में दोनों आपस में कोलिनियर हैं। देखो a कितना है ABC, g कितना है a/3 b/3 c/3, तो हमें विजिबल है कि ये सारे आपस में एक ही लाइन में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना, 0। इसको सॉल्व नहीं करना था, ये डायरेक्टली हो रहा था इसके बाद। देखो मेन काम क्या था कि इसको बोल पाओ। XY प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, XY प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, z = 0। वैसे ही जस्ट आई एम टेलिंग कि बच्चे कई बार ना इसको ही नहीं बोल पाते। YZ प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x = 0, ये YZ प्लेन होगा ना, YZ प्लेन के ऊपर क्या होता है, x 0 होता है, तो x = 0। ऐसे ही XZ प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, y = 0। तो हमें ये पता होनी चाहिए, ये XY प्लेन की इक्वेशन है, YZ प्लेन की इक्वेशन है, ऐसे ही XZ प्लेन की इक्वेशन है। पर इस सेंस को पकड़ो कि इसको सॉल्व करना वाज एक्चुअली सो इजी, पर अपने आप हाथ से अपने आप निकाले बगैर नोबडी कैन हेल्प यू, इस चीज का ध्यान रखो। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन की टर्म में गड़बड़ थी असाइनमेंट में, यहां पे 1,1,1 था, बस 1,1,1 पॉइंट था। तो अगर इस रीजन से ब्लॉक हुए तो अभी भी पॉज करके इसको खुद अटेम्प्ट करो, क्योंकि काम का क्वेश्चन था। ऐसे के फेस करेंगे हम एडवांस में, पर हमारे होने चाहिए। मुझे किसी ने क्या दिया, 2 लाइंस की इक्वेशन दी और कहा कि कोई थर्ड लाइन है जो कि 1,1,1 से पास करती है एंड इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल ऑफ एरिया √6। ठीक है, तो हमसे पूछा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थर्ड लाइन विद द सेकंड लाइन, तो ये सेकंड लाइन है। तो अब इसमें नोटिस करो कि हमें दिखता है कि 1,1,1 पॉइंट इस लाइन के ऊपर का ही पॉइंट है। तो एक्चुअली फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट उन्होंने खुद दे दिया, तो हमने सिंपली फिगर बना दी, ये 1,1,1 पॉइंट है, इसी लाइन के ऊपर का पॉइंट है। अब लाइन इससे पास कर रही है तो इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो जो ये वाली लाइन है इसके ऊपर का जर्नल पॉइंट हम बना सकते थे ना, इसको इक्वल टू लैम्डा कर दो, तो वहां से x आ गया लैम्डा, y 2 लैम्डा, z आ गया 3 लैम्डा, ये बना जर्नल पॉइंट। अब इस ट्राइंगल का एरिया मुझे दिया गया कि √6 है, तो वेक्टर्स में या 3D में हम लाइन से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ a क्रॉस b, तो हाफ ऑफ दिस क्रॉस दिस, ये क्या बना, हाफ ऑफ i + j + k क्रॉस लैम्डा i + 2 लैम्डा j + 3 लैम्डा k, इसका मॉडुलस हमें गिवन है कि √6 है। तो मैं इसको सॉल्व थोड़ी करूंगा, सिंपली 2 को उधर लेके तो बन गया 2√6। अब ये मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b कैसे सॉल्व करते हैं, वो बनता है mod a² × mod b²। mod a² कितना बन गया 3 इंटू मॉडुलस ऑफ b², इसका मॉडुलस क्या बनता है λ² + 4 λ² + 9 λ², 9 λ² + 4 λ², 13 λ² + λ², तो 14 λ²। मॉडुलस a स्क्वायर मॉडुलस b² माइनस a डॉट b, दोनों का ओरली डॉट लो, वो आता लैम्डा + 2 लैम्डा + 3 लैम्डा, वो बन गया 6 लैम्डा, 6 लैम्डा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बराबर होता है 2√6 के, तो स्क्वायर कर लिया हमने, तो हमने वो बन गया 4 × 6 24, ये बनी मेरी इक्वेशन। यहां से क्या मिल गया, 42 λ² माइनस 36 λ², 6 λ² बराबर है 24 के, वहां से λ² आ गया 4, लैम्डा आ गया ±2, लैम्डा आ गया ±2, तो एक लैम्डा की वैल्यू बनी 2 और एक लैम्डा की वैल्यू बनी -2। इसमें हमें और कुछ तो नहीं गिवन, तो इसमें 2 लेने पे पॉइंट क्या बन गया 2, 4 और 6, वो ऑप्शन में गिवन है, तो ये अपना आंसर बना। पर इसके सेंस को नोटिस करो कि जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चन की, पेपर में भी याद रखना, इन सब क्वेश्चन से पता है सीखो क्या, कि जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना, उसकी लैंग्वेज नई ही होगी, न्यू लैंग्वेज होगी, पर उसका सेंस नया नहीं होगा। इसी बात के लिए हमने रेडी होके जाना है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में फेस करेंगे ना, घर से सोच के गए होना चाहिए कि मेरा ये होना चाहिए, क्यों, मुझे 3D आता है, तो वो सेंस पकड़ो
तो इस क्वेश्चन में भी इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट थी। इसमें क्या बोला, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, इसको बिल्कुल जड़ से समझना और बहुत ध्यान से देखना कि इसमें जो जो बताऊंगा इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमें किसी ने बोला द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, कोई लाइन है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन्स दिस एंड दिस। तो ये क्या है, ये तो एक्चुअली एक लाइन बनी ना, कैसे दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस एंड दिस। तो हमें किसी ने एक लाइन बोली जो कि कोई दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइन जाके एक्स वाई प्लेन को कहां पे इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन ये प्रॉपर एडवांस का बढ़िया क्वेश्चन है, कभी नहीं आया हुआ ये सेंस, तो इसलिए इस सेंस को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे ही हमारी समझ बढ़ाएगा। अब इसको करने के ना बहुत सारे तरीके थे, मैं वैसे बताता हूं साथ साथ। अब एक बात सोचो, हमें किसी ने कहा कि कोई एक लाइन है, जस्ट मैंने इसकी पिक्चर बनाई है और उससे इसका सेंस बनना शुरू होगा। देखो ये वाला प्लेन है, ये प्लेन है x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मान लो सेकेंड प्लेन हो, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब सोचो कि ये लाइन गिवन है जो हमें चाहिए, ये लाइन हमें गिवन है जो कि 0,0,1 से पास कर रही है। तो ये कोई लाइन है जो कि 0,0,1 से पास कर रही है और इस लाइन को, इन दोनों प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको इंटरसेक्ट भी कर रही है। टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। जब टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कोप्लेनर है, तो इस लाइन और इस वाली लाइन को कंटेन करता हुआ एक प्लेन बनेगा, जो कि इस लाइन और इस लाइन को कंटेन करे। उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वो प्लेन कैसा बना, वो प्लेन एक ऐसा प्लेन बना जो कि इन दोनों प्लेन्स, बिल्कुल मेरी बात वर्ड बाय वर्ड समझना, हमें किसी ने कहा कि वो लाइन बताओ जो कि इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, मतलब इस लाइन से पास करे और इस लाइन उसके ऊपर पॉइंट दे दिया गया। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो प्लेन जो कि इस लाइन और इस लाइन दोनों को कंटेन करेगा वो एक ही प्लेन होगा। देखो टू लाइंस को कंटेन करता हुआ एक ही प्लेन बनता है बस। तो वो प्लेन जो कि इन दोनों लाइंस को कंटेन करेगा, वो यहां से तो पास कर रहा है ना, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0, ये प्लेन। अब ये प्लेन के ऊपर खास बात क्या है कि वो इस लाइन को भी कंटेन कर रहा है, इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट को भी कंटेन कर रहा है, तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। पहली मतलब यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन बन गई लैम्डा में, फिर उसका सेंस क्या बनेगा उसको देखते हैं। सिंपली यहाँ पे पॉइंट अगर डाल देता तो लैम्डा की तो वैल्यू ही आ गई एक्चुअली। अब ऐसे ही सोचो कि वही जो प्लेन है, सिंपली यहीं पे लैम्डा की वैल्यू आ गई तो एक्चुअली मेरे पास वो प्लेन आ गया। कौन सा प्लेन आ गया, जो कि इस लाइन और इस लाइन को कंटेन कर रहा है, ये प्लेन आ गया। अब ऐसे ही यही जो लाइन है, ये लाइन आगे जाके किसी और लाइन को भी मीट करती है। वो लाइन कैसी है, वो भी किन्हीं दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो बिल्कुल सेम कहानी वहां भी चलाओ। तो एक्चुअली जो इक्वेशन बनी, वो वाली जो इक्वेशन बनी वो भी क्या बनी, एक्चुअली सेम प्लेन है। वो वाला प्लेन जो कि इस लाइन और इस लाइन को कंटेन करता है, वो एक और प्लेन बना। वो प्लेन कैसे बनाया, सिंपली इसकी इक्वेशन म्यू टाइम्स ऑफ दूसरे वाला प्लेन इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये वाला प्लेन भी 0, 0, 1 को कंटेन करता है। चलो पहले यहाँ पे 0, 0, 1 डालते हैं फिर बात करेंगे। इसमें 0, 0, 1 डाला तो 1 - 1 0 हो गया। यहाँ से 0, 0, 1 डाला तो यहाँ से मेरे को मिल गया -2 लैम्डा -4 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा तो 0 ही आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। और यहाँ पे हमने 0, 0, 1 पॉइंट डाला, 0, 0, 1 डाला तो दिस वुड बी -2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 1 - 2 विच इज -1 इक्वल टू 0। वहां से म्यू कितना आ गया, -2। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 2y माइनस x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1। और ये वाला प्लेन क्या बना, म्यू को -2 डाल के जो भी ये प्लेन बना। तो अब जो लाइन मेरे से पूछी गई है, सुनना बहुत ध्यान से, जो लाइन मेरे से पूछी गई है वो लाइन इस पहले प्लेन के ऊपर भी लाई करती है, जिसकी इक्वेशन ये रही, जिसकी इक्वेशन हमने ये बना ली यहाँ पे लैम्डा को 0 डाल के, और वो दूसरे प्लेन के ऊपर भी लाई करती है।
तो वो लाइन जो कि दोनों प्लेन्स के ऊपर लाई करती है वो एक्चुअली क्या हुई, इन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो कौन कौन से प्लेन, एक प्लेन यहाँ पे लैम्डा को 0 डाल के बना x + 2y + z = 1, दूसरा प्लेन यहाँ पे म्यू को -2 डाल के बना तो x - 2x विच इज -x, और यहाँ पे -2 डाला तो दिस वुड गिव अस +y -2z, और -2 डालेंगे तो दिस वुड गिव अस 4 - 2 + 2 = 0। तो इन दोनों प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसकी बात हो रही है। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में भी उन्होंने हमसे पूछा क्या, उन्होंने कहा कि ये जो प्लेन है, उन्होंने कहा कि ये बताओ ये जाके XY प्लेन को कहाँ पे मिलती है। तो अब ये दोनों प्लेन्स का इन दोनों की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसका XY प्लेन के साथ इंटरसेक्शन पूछा। तो वो उसके लिए क्या करो, सिंपली z को 0 डाल दो, z को 0 डाल दोगे तो क्या होगा, x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वही मेरे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। पर इस क्वेश्चन का सेंस नोटिस करो कि इसको बोला कैसे। इसी में ना मैं एक और बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, ये मेंस का क्वेश्चन नहीं है, मेंस का नहीं है, एडवांस में भी उन्होंने 3D में इस लेवल तक आज तक पैनिक नहीं कराया, पर करा सकते हैं। इसी पे ना मतलब देखो, इसी क्वेश्चन को करने का ये मैंने एक इंटरेस्टिंग तरीका बताया, इसको नोटिस करो मैंने कैसे बताया। मैंने प्लेन बनाया, लाइन पूछी थी, और मैंने पहले प्लेन की इक्वेशन बनाई क्योंकि उस प्लेन में वो लाइन कंटेन्ड थी। तो उस प्लेन की इक्वेशन बताई जिसमें कि मेरी लाइन लाई करे। ऐसे एक और प्लेन बनाया जिसपे मेरी लाइन लाई करे। तो जब मेरी लाइन दो प्लेन्स के ऊपर लाई कर रही है तो वो तभी लाई कर सकती है जब वो दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करे। ये था सेंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसी को करने का ना मैं एक तरीका और बताता हूँ, मतलब अब जब इसकी डिस्कशन कर रहे हैं तो इसकी जड़ में घुसते हैं और ज्यादा। इसी क्वेश्चन को मैं ना अब एक बात और सोचो, और वो भी इंटरेस्टिंग है। हमें किसी ने बोला कि एक लाइन बताओ जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, A1 पॉइंट मुझे दे दिया गया, क्या नहीं दी हुई, डायरेक्शन। तो मान लो इस लाइन की डायरेक्शन है B, इस पॉइंट का नाम चलो मैं A रख लेता हूं। अब ये लाइन अगर किसी और लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन अगर किसी और लाइन को इंटरसेक्ट करती है, वो लाइन के ऊपर का पॉइंट मान लो C होता और उसकी डायरेक्शन मान लो D होती। तो अगर ये लाइन किसी और लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो सिंपली इस लाइन, और मुझे B निकालना है, देखो मतलब मेरी बात समझना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सेंस है, मुझे इस केस में B निकालना है। तो अब ये लाइन और ये लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो हमें पता है कि A - C, B और D ये तीनों कोप्लेनर होंगे। तो A - C डॉट B क्रॉस D 0 हो जाएगा। हमने ऐसे करा होता है ना, टू लाइंस कोप्लेनर तो A2 - A1 B1 B2 के बॉक्स को हम 0 कर देते हैं, वही करा। वहां से हम कह सकते हैं कि B डॉट A - C क्रॉस D 0 है। सिंपली जैसे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं ना, तो मैंने इसको B डॉट D क्रॉस बना वैसे, पर चलो ये लिख दिया मैंने, B डॉट A - C क्रॉस D 0 है। ऐसे ही एक और लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग है तो उसके साथ बन जाएगा B डॉट E - F A - F। ऐसे ही उसके साथ बन जाएगा A - E, उसके ऊपर मैंने पॉइंट E ले लिया, क्रॉस F बराबर है 0 के। तो इसका मतलब जो B है वो अगर इसके साथ भी इसका डॉट 0 है, इसके साथ भी इसका डॉट 0 है, मतलब जो B होगा वो इन दोनों के क्रॉस के अलॉन्ग होगा। A - C जिसमें फर्स्ट लाइन थी, इसके ऊपर का पॉइंट C और डायरेक्शन D, दूसरी लाइन है उसके ऊपर का पॉइंट E और उसकी डायरेक्शन F। तो A - E डॉट B क्रॉस F भी 0 होता, वहीं से ये मिल जाता। तो B की डायरेक्शन क्या बनती, A - C क्रॉस D और A - C क्रॉस F का आपस में क्रॉस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर इसको मैं कंप्लीटली थ्रू वेक्टर्स करता तो वहां से भी कर सकता था, पर इन सब बातों में पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर अब से पहले इसको नहीं सोच पाए तो परवाह मत करो, सुन के उसको देखो कि मैंने क्या बोला, मैंने कैसे इसको पकड़ने की कोशिश करी। मुझे अगर ये डायरेक्शन B पूछी गई थी तो मैंने कैसे बनाया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक नहीं आया। तो अगर ये अपने साल में अगर आ गया तो वहां पे बाकी बच्चे रो पड़ेंगे और उनका होगा नहीं। तो इसको बिल्कुल हमें जड़ से समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे कैसे देख सकता हूं। इसलिए इसको मैंने कार्टेशियन वाले रूट से भी बताया और इसी को मैंने कंप्लीटली वेक्टर्स वाले रूट से भी बताया। मैंने ऐसे पता क्यों नहीं करा,
ऐसे क्यों नहीं करा? इसलिए नहीं करा क्योंकि इस केस में, इस क्वेश्चन में उन्होंने मुझे जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन दी नहीं हुई थी। तो इसलिए मुझे पॉइंट, अगर मैं इसमें अगर मैं इन दोनों प्लेन्स को सॉल्व करता तो पहले मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन डी फाइंड करता, इसकी डायरेक्शन फाइंड करता, वो इन दोनों का क्रॉस होता, फिर मैं पॉइंट निकालता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ऐसे नहीं करा, नहीं तो मैं ऐसे ही करता। पर हमें सुन के समझ में आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुन के समझ में आ गया ना, कमाल हो गया। अब देखो इसमें भी ये समझ में आता है कि थ्योरी मैंने कौन सी लगाई, जो स्कूल की बुक में, जो सीबीएसई बोर्ड्स के लिए हमने करी। क्या मैंने कुछ भी ऐसा अचानक निकाला कि बिल्कुल देखो ये अलग बात है, हमने कभी ये नहीं ऐसा देखा होगा, ये नई थ्योरम है? ऐसा कुछ नहीं होता। लोग क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको स्कूल की किताब में लिखा हुआ काम नहीं आता, यही गड़बड़ है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता। हमने उसको वैसे समझना है जैसे कि उस पर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी वो बना दे तो हमारा वो ना छूटे। तो इसको बोलो ऐसे मेरे साथ, अब तो कर लिया, अब इसको राइट होना चाहिए। तो अगर मैं ये क्वेश्चन अगर डालूं तो अभी होना चाहिए। देखो इसका सेंस बहुत सिंपल था। इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन एक उसमें पूछी, तो इस क्वेश्चन में अच्छा क्या था और इसको इसमें क्यों पैनिक होते? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन में जो फॉर्मेट था वो था वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं प्लेन पॉइंट की प्लेन में इमेज अगर पूछता तो वो तो स्कूल के सिलेबस में आ जाता है। पर ये क्वेश्चन में क्यों पैनिक हुए होंगे? क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में था। तो इसमें करना वर्ड बाय वर्ड वही था जो हमने रेगुलर सिलेबस में करा। कैसे करते थे हम डायरेक्टली स्कूल की कॉपी में? कैसे करते थे? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, मान लो मैंने पी निकालना है, इस पॉइंट ए का पहले फुट ऑफ पर्पेंडिकुलर निकालना है। तो कैसे निकालूं? अब एक बात सोचो, ये पॉइंट क्यू है। हम लोग को सिंपली, हम लोग इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन तो बना सकता हूं। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ए प्लस लैम्डा डायरेक्शन विच इज एन, नॉर्मल वाली डायरेक्शन। तो अब ये जो पॉइंट है ये लाई करता है इस प्लेन के ऊपर, तभी तो पॉइंट पी आएगा। तो ए प्लस लैम्डा एन का डॉट एन के साथ क्यू करा, सिंपली इसके ऊपर पुट करा दिया। तो वहां से मेरे पास ये कितना आ गया? लैम्डा आ गया ए डॉट एन क्यू माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड एन का स्क्वायर। क्यू माइनस ए डॉट एन, क्यू वेक्टर नहीं है, गलती से लिखा गया मेरे से, क्यू डायरेक्शन ही है सिंपल, क्यू माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड एन का स्क्वायर। ये क्यू, इस केस में क्यू यहाँ पे, ये क्यू सिंपली यहाँ पे क्यू माइनस ए डॉट एन, क्यू इज अ स्केलर, माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड एन का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर मैं लैम्डा की वैल्यू डाल दूँ तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया पी। तो पी पॉइंट क्या बना? पी पॉइंट कितना बना? ये आ गया ए प्लस लैम्डा विच इज दिस क्यू माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड एन का स्क्वायर और आगे एन वेक्टर। दिस इज द पॉइंट P। ये पॉइंट P मैंने निकाला। अब हम लोग मिरर इमेज कैसे निकालते थे? मान लो ये x है, तो x प्लस ए बाई 2 बराबर होगा P के। वहां से x प्लस ए बराबर हो गया 2P के, और वहां से x बराबर आ गया 2P माइनस ए। ये करना था हमने। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस ए, तो 2 टाइम्स ऑफ जब दिस करेंगे तो बनेगा 2 माइनस ए बना a, तो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये मेरा आंसर हो जाता। a प्लस 2 टाइम्स ऑफ q माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड एन का स्क्वायर। ठीक है, बी ऑप्शन बना। यहाँ पे भी q के ऊपर कुछ नहीं है, q के ऊपर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ q माइनस ए डॉट एन अपॉन मॉड एन का स्क्वायर। इसको फिर से नोटिस करो कि मैंने 100% वैसे ही करा जैसे हमने रेगुलर सिलेबस में करा है, जैसे हमें बोर्ड्स में करना है। पर ये सेंस हमें याद, बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। ये बहुत सिंपल था। लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा थीटा थीटा विद द एक्स एंड वाई एक्सेस एंड बीटा विद द वाई एक्सेस, जेड एक्स और जेड एक्सेस के साथ। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, वही अप्लाई करा। उसका कंडीशन गिवन थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। कॉस स्क्वायर थीटा 3/5 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा पहले 2/5 आ गया। तो इसमें और कुछ नहीं करने का। ये कोप्लेनर, ये हमने बहुत बार करा है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन दिस, इसका भी अब सेंस ध्यान में रखना। ये पॉइंट P है, किसी ने इस पॉइंट का मेरे से एक लाइन से डिस्टेंस पूछा, तो अब इसको निकालने का, याद है मैंने फास्ट तरीका बताया हुआ है। ये पॉइंट A है, तो हमने एक्चुअली क्या निकालना है? हमने, अगर मुझे इसको ऑब्जेक्टिव में करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा P माइनस ए, ये वेक्टर क्या बना? P माइनस ए।
पर इन्होंने यहाँ पे a माइनस पी लिया हुआ, तो चलो हम भी a माइनस पी ले लेते हैं। तो अगर ये a माइनस पी ले लिया तो ये वेक्टर इधर से हमने कर लिया, इसको घुमा लिया सिंपली, तो दिस वुड बी a माइनस पी। मुझे a माइनस पी, और अगर मान लो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो मुझे a माइनस पी साइन थीटा चाहिए, मॉडुलस a माइनस पी साइन थीटा चाहिए। अगर ये लेंथ निकालनी है ऑब्जेक्टिव में कैसे करोगे, तो साइन थीटा डायरेक्टली क्या बन जाता है, साइन थीटा हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हमें क्लियरिटी है कि a माइनस पी क्रॉस b अपॉन मॉडुलस b करोगे। एक्चुअली ये करोगे a माइनस पी क्रॉस b अपॉन मॉडुलस b। a माइनस पी क्रॉस b वैसे क्या बनता है इसका मॉडुलस, मॉडुलस a माइनस पी मॉडुलस b साइन थीटा, मॉडुलस b ऊपर नीचे कट जाएगा, तो एक्चुअली ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये लेंथ आ जाएगी। हमने याद करा हुआ है कि अगर हमसे केवल लेंथ पूछे तो ऐसे निकालना है, पर इन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस में इस तरीके से दिया नहीं, तो मुझे यहाँ पे कुछ और सोचना था। अब एक बात सोचो, ये वेक्टर है, ये मैंने इसका डायरेक्शन, अब ये है इसकी डायरेक्शन a माइनस पी है ना, तो सिंपली a माइनस पी, a और p पहले, फाइनल माइनस इनिशियल, तो a माइनस पी का मुझे ये चाहिए। तो अब एक बात सोचो कि अगर मैं एक वेक्टर को रिजॉल्व करूं इनटू टू कंपोनेंट्स, ये मान लो a माइनस पी की डायरेक्शन ये p1 ले लूं और ये p2 ले लूं, तो क्या हमें समझ में आता है कि मुझसे मॉडुलस ऑफ p2 पूछा गया है, मॉडुलस ऑफ p2 पूछा गया है, तो क्या मैं एक काम करूं कि p1 निकाल दूं। p1 कैसे निकालते हैं, p1 कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर कैसे निकालोगे, अगर ये a माइनस पी है तो ये वेक्टर कैसे निकालोगे, सिंपली इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, मॉडुलस ऑफ a माइनस पी कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी b कैप, वेक्टर v अपॉन मॉडुलस p। अब वहां से ये वेक्टर कैसे निकालोगे, सिंपली a माइनस पी में से इसको माइनस कर दोगे, a माइनस पी में से इसको माइनस कर दोगे, तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ a माइनस पी कॉस थीटा कितना बना, मॉडुलस सिंपली a माइनस पी डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a माइनस पी मॉड p, मॉडुलस a माइनस पी कैंसिल हो जाएगा और मॉड b का स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस बी डॉट b और साथ में बाहर वेक्टर b। तो ये बना ये वेक्टर p1, तो a माइनस पी जब माइनस करोगे सिंपली इसको उसमें से, तो सिंपली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो a माइनस पी डॉट b होना चाहिए, a माइनस पी डॉट b और आगे b वेक्टर। इसका ऑप्शन एक्चुअली a माइनस पी डॉट b बना, तो ये गलत है, सी ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन ए बना, इसका ऑप्शन ए बना p माइनस ए डॉट बी। यहाँ पे डायरेक्शन a माइनस पी, तो ठीक है माइनस बाहर आ जाएगा, और a माइनस पी माइनस होना चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे p माइनस ए को उल्टा करेंगे तो a माइनस पी बन जाएगा, तो एक्चुअली इसका ऑप्शन ए ऑप्शन बना, a माइनस पी माइनस a माइनस पी डॉट b और आगे b वेक्टर नीचे मॉड b का स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन ए बना, इसका ऑप्शन सी नहीं बना, इसका ऑप्शन ए बना। पर ये भी बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि अगर सोचो तो हमने स्कूल की कॉपी में करा हुआ है, पर एग्जामिनर ने हमारे सामने इसको प्रेजेंट कैसे करा, उसी को हैंडल करने के लिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सिंपल था। क्या पूछा हमें कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ये लाइन पढ़ते ही हमें पता आ जाती है, p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल टू 0 एंड इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस। तो इन दोनों प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो क्या होगी, सिंपली दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का क्रॉस। इन दोनों प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनी, इन दोनों प्लेन्स की वो क्या बनी, सिंपली n1 n3 क्रॉस n4। तो अब ये जो प्लेन है, जो हमें गिवन था, इस प्लेन का नॉर्मल क्या बना, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2। जब r वाली टर्म्स को एक साथ करोगे तो लैम्डा n1 प्लस लैम्डा n2 बनेगा। तो अब ये प्लेन अगर इस प्लेन के साथ अगर पैरेलल है, ये प्लेन अगर ये वाला जो प्लेन है which passes through the line of intersection of this and is parallel to the line of intersection of this plane, तो अगर ये प्लेन अगर एक लाइन के पैरेलल है तो ये प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ये वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या बना, n1 प्लस लैम्डा n2, ये उस लाइन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो n1 प्लस लैम्डा n2 डॉट n3 क्रॉस n4
को 0 कर दो। तो हमने वही करा, क्रॉस n4 को 0 करा, वहां से हमें क्या मिल गया, n1 n3 n4 का बॉक्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 n3 n4, तो वहां से ये आ गया माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 n3 n4, तो वहां से लैम्डा आ गया माइनस ऑफ n1 n3 n4 अपॉन n2 n3 n4। बस यहां लिख दो माइनस ऑफ n1 n3 n4 अपॉन n2 n3 n4, बस यहां लिख दो, जो बना वो अपना आंसर है। तो दिस क्वेश्चन वाज सो सिंपल, पर हमें इसको डील ऐसे करना था। देखो देखने में क्वेश्चन देख के ना हमें जो इरिटेशन होती है ना उसको ओवरकम करना है कि मेरा होगा वो कॉन्फिडेंस पहले बनता है, क्वेश्चन बाद में पढ़ो। देखो ये बहुत काम की बात है, मेरा होगा क्वेश्चन वो कॉन्फिडेंस पहले बनना है, क्वेश्चन ने बाद में सॉल्व होना है। अब मेरे सामने कोई नया क्वेश्चन आता है और मेरे से नहीं होता तो मुझे इरिटेशन होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ना हो। वो जोन लेके आओगे तो फिर हमारा वो रैंक आएगा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ अलग नहीं करना, जो करा हुआ है उसको जड़ से बस राइट करो। उसका तरीका क्या है, जो असाइनमेंट दे रहा हूं उनके क्वेश्चंस करो और रोने की हद तक करो, इरिटेट होने की हद तक करो कि मेरे से होना चाहिए, फिर वो होने शुरू हो जाता है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत पसंद आया, देखो क्यों, और बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें फंसे होंगे बहुत सारे बच्चे, इस क्वेश्चन में फंसते हैं। हमें किसी ने क्या बोला कि L1 L2 कोई दो लाइन्स हैं, दीज टू लाइन्स ABC कुछ पता ही नहीं हमें कहा कि इफ एंगल अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा देन अल्फा बता दो। अल्फा हम कैसे बनाते हैं, कॉस अल्फा निकालते हैं, तो सिंपली मैंने a डॉट b अपॉन मॉड भी करा, ये बन गया मेरे पास। अब ये मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बना है यहाँ पे, इसका कोई सिर पैर ही नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब इसको पढ़ के मैंने अपने मन में दिमाग लगाया, बिल्कुल बेसिक बात देखो कि मैं चाहता हूं कि यहां से थीटा एलिमिनेट हो जाए, थीटा हट जाए। तो जो डिनोमिनेटर है इसमें कुछ स्पेशल नहीं करना, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, cos स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो वो तो मिला के 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया सिंपली 2। यहाँ पे 2√3 cos थीटा, यहाँ से माइनस 2√3 cos थीटा, तो ये वाली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है पहले से ही है, ये टर्म नहीं है, इस टर्म में तो थीटा ही थीटा भरे हुए हैं। तो अब मैं क्या दिमाग लगाऊं जिससे कि यहां से थीटा को हटा दूं, क्या करूं, ऐसा क्या करूं। तो अब यहाँ पे cos थीटा प्लस 3 है, यहाँ पे cos थीटा माइनस 3 है, तो जैसे बैलेंस करते हैं वैसे मेरे मन में आया कि अगर ये a और c कहीं अगर मैं इस cos थीटा को कैंसिल करवाना चाहूँ, cos थीटा और sin थीटा अब आपस में तो कैंसिल हो नहीं सकते, cos थीटा और cos थीटा को कैंसिल होने के लिए यहाँ पे cos थीटा c के साथ है, यहाँ पे cos थीटा a के साथ है, तो उसके कैंसिल करने का एक ही तरीका है कि जो c हो वो a की नेगेटिव वैल्यू हो, मतलब अगर ये 5 हो तो ये -5 हो जाए, ताकि कि cos थीटा कैंसिल हो जाए, सिंपल सी कहानी। और b के पास कोई तरीका है इसको कैंसिल कराने का? नहीं, तो एक ही तरीका है कि b बोले कि मैं 0 हो जाता हूँ। तो अगर मैं b को ले लूँ 0 और a को ले लूँ -3, तो उससे क्या होता, सिंपली ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बन जाती, जो मुझसे कहा गया करने को। और अगर मैं ऐसा करूँगा तो उससे क्या होगा, मान लो कि a को कुछ भी, a अगर मान लो -c है, तो ये बन गया सिंपली a√3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस a√3, तो न्यूमरेटर में आ गया 2a√3, न्यूमरेटर में क्या आ गया फिर 2a√3, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, उसका रूट कितना बन गया अकेला √2a, तो a कट गया, ये बना 2√3, यहाँ पे बना √2 और ये 8 आ रहा है, 8 का रूट इज 2√2, तो उससे 2 और 2 कैंसिल हो गए और तो ये √2 मिला के 2 बना, तो √3/2 बना विच इज cos अल्फा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर इसको नहीं कर पाए बिल्कुल भी कोई स्पेशल बात नहीं थी, पर इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि इस क्वेश्चन को पढ़ो और मेरी बात याद रखना कि ये क्वेश्चन 100% ट्रिग्नोमेट्री का है। इस क्वेश्चन को उन्होंने बनाया कैसे, हमें देखने में देखो किसका लगा, वेक्टर्स का, 3D का, पर 3D का इसमें रोल क्या था, a डॉट b करना कोई काम है, वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल प्रोसेस है। पर उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोगों का बुरे तरीके से फंसा। क्यों फंसा, हम लोगों ने ब्लेम करा किसको, ट्रिग्नोमेट्री, हमने ब्लेम करा 3D को, 3D बहुत टफ, 3D बहुत टफ। 3D का इसमें है क्या काम, इसके बाद इसको समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल।
इसके बाद ये क्वेश्चन 100% ट्रिग्नोमेट्री का था, कोई रोल नहीं था इसमें 3D का। तो दिस वाज अगेन इंटरेस्टिंग। अब नेक्स्ट, ये बिल्कुल अब सिंपल था इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट क्लास में भी हमने करा है। हमें 3 प्लेन्स देके कहा गया कि ये पॉइंट पे मीट करते हैं, कि हैव अ लाइन इन कॉमन और फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो अगर 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर तो ये एक सिंगल पॉइंट आएगा। वो कब होता है? जब ये इन 3 इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो। वो हमने कहाँ करा होता है? डिटर्मिनेंट्स में। तो हमने केवल इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना था। अगर इसका डी नॉन जीरो आता तो सिंगल सॉल्यूशन है, मतलब दे वुड मीट एट अ पॉइंट। अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो सिंपली इसका मतलब क्या बना कि 2 प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास करेगा। ये सिचुएशन होगी ना कि थर्ड प्लेन इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता प्लेन होगा, तो वो क्या बनेगा? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो वो क्या बनाएगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो बस इस लैंग्वेज को राइट तरीके से हैंडल करना इज एक्चुअली द मेन टास्क। अच्छा क्वेश्चन नहीं था, वो हमने करा हुआ है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये लैंग्वेज हमें पसंद है, P1 प्लस लैम्डा P2 एंड पैरेलल टू द लाइन। अब देखो y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 क्या बना? बच्चे पता है इसी को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोल दिया, ये कैसे करेंगे। y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एक्चुअली क्या बना? x एक्सिस। तो ये क्वेश्चन में जो अकेली बात मुझे बहुत पसंद आई थी वो ये है, ये क्या है? x एक्सिस। तो ये प्लेन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस प्लेन का नॉर्मल क्या बना? a प्लस लैम्डा a डैश, b प्लस लैम्डा b डैश, c प्लस लैम्डा c डैश। इस प्लेन का नॉर्मल ये बनेगा। सारी a b और c वाली टर्म्स x y z के कोफिशिएंट्स को एक साथ करो। तो ये वाला जो प्लेन है वो अगर x एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इस प्लेन का नॉर्मल x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो x एक्सिस की डायरेक्शन क्या है? i कैप सिंपली। तो i कैप के साथ इसका डॉट 0 होना चाहिए, तो वो सिंपली a प्लस लैम्डा a डैश वो बन जाएगा 0। बाकी सब तो वैसे ही 0 हो जाएगा, j और k तो है ही नहीं इसमें, तो वैसे लैम्डा आ गया माइनस a बाई a डैश, बस यहाँ लिख दो। और ये भी क्वेश्चन काम का है, कहीं ये आ जाए ना तो बच्चे कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं होती, उनको देख के घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो इसको पकड़ना इज एक्चुअली द मेन स्किल। y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 क्या बना? x एक्सिस। सिंपल कहानी है, ये हमने करा हुआ है। रोटेशन कैसे करते हैं? सिंपली P1 प्लस लैम्डा P2, जो नया प्लेन बनेगा, ये करा हुआ है, कॉपी में मैंने कराया है, इसमें सिंपली रेगुलर सिलेबस में भी करा हुआ है। इस प्लेन को जब हमने रोटेट करके ये नया प्लेन बनाया, तो जो नया प्लेन है वो एक्चुअली सिंपली पहले वाले दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, एक नया प्लेन है। तो वो बन गया P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। तो अब ये जो नए प्लेन की डायरेक्शन क्या बनी? 4 प्लस लैम्डा 5, 7 प्लस लैम्डा 3 और 4 प्लस लैम्डा 10, ये बनी। अब ये वाला जो प्लेन है वो उस पहले वाले प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो उस पहले प्लेन का नॉर्मल क्या था? 4, 7 और 4। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 कर दो, मतलब 4 प्लस 5 लैम्डा इंटू 4, 7 प्लस 3 लैम्डा इंटू 7 प्लस 4 प्लस 10 लैम्डा इंटू 4 को 0 करना था। तो दिस वाज नॉट अ स्पेशल क्वेश्चन। अब ये होना चाहिए, बोर्ड्स में भी आ जाए तो बहुत तेज तब भी होना चाहिए, तब होना चाहिए क्वेश्चन, ये काम था इसमें। ये सिंपल है। फिर से ये एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये प्लेन सिंपली P1 प्लस लैम्डा P2, लैम्डा यूज़ कर लिया इसलिए इसका नाम मैंने K रख लिया, और ओरिजिन से पास कर रहा है तो ओरिजिन पुट करा दिया। K आ गया माइनस लैम्डा बाई म्यू, ये बस यहाँ लिख दो एलसीएम लो का डायरेक्टली आंसर आ गया। तो सिंपली ये तो टर्म ही कैंसिल हो जानी है कांस्टेंट वाली। तो यहाँ पे R लैम्डा A माइनस R म्यू बी, R लैम्डा A माइनस R म्यू बी, सिंपली लैम्डा बी माइनस यहाँ पे लैम्डा बाय म्यू, ठीक है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, आर म्यू ए माइनस आर लैम्डा बी, ठीक है। ये बना ऑप्शन। पर इसका सेंस नोटिस करो कितना सिंपल है, देखने में नए लगते हैं, बस सिंपल सी कहानी। हमें क्लियरिटी है कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट होने का मतलब वो कोप्लेनर हो, तो a2 माइनस a1 b1 b2 को 0 होना चाहिए। इस केस में a2 माइनस a1 क्या बना? a माइनस b डॉट b1 b2, इनको कोप्लेनर होने के लिए इनको 0 कर दिया। तो अब ये b क्रॉस c क्रॉस a को सॉल्व कैसे करते हैं? सोचो कि एक वेक्टर है r, तो r डॉट a c वेक्टर माइनस r डॉट c a वेक्टर, b c c का आपस में डॉट सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 0। तो सिंपली b c a माइनस b डॉट c, इसको 0 होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है।
तो a माइनस बी डॉट सी 0 मतलब a डॉट सी बराबर b डॉट सी के। तो ये मेरा ऑप्शन बनता, a डॉट सी बराबर b डॉट सी के। तो इनमें ना पता है, देखो कि मैं इसको कैसे कॉन्फिडेंटली कैसे पकड़ लेता हूँ। वेक्टर्स 3D IIT जेई मेंस में, जेई एडवांस में, IIT जेई में कहीं भी आ जाए, इसका हमने क्वेश्चन गलत नहीं करना। ये बिल्कुल हमने इसको तो पकड़ के रखना है, ये हमें वो मार्क्स देने की कर रहे हैं। प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन द प्लेन, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन विद द प्लेन। अच्छा चलो, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। हमें किसी ने क्या दिया कि एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन हमें दी, इस लाइन की एक प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन है, इस लाइन की एक प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब ये एंगल 90 डिग्रीज, ये एंगल भी 90 डिग्रीज। तो किसी ने मेरे से ना इस प्लेन की इक्वेशन पूछ ली कि बताओ ये प्लेन क्या है। तो अब मैं इस प्लेन को निकालने के लिए क्या करता। एक तरीका क्या था कि मैं इस प्लेन के ऊपर के पॉइंट निकाल देता, इस लाइन का इस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालता, मतलब बहुत फंसने वाला काम हो जाता। तो जो ये प्लेन है वो हमें समझ में आता है कि एक ऐसा प्लेन है जिसमें कि ये लाइन कंटेन्ड है, ये लाइन तो इसी प्लेन के ऊपर कंटेन्ड है ना, साथ में ये वाला जो प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। देखो प्रोजेक्शन है, डायरेक्टली ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अब ये जो प्लेन का अब इस प्लेन के ऊपर का पॉइंट तो मेरे पास आ गया, सिंपली -1 0 और 1। क्या नहीं है मेरे पास इस प्लेन के ऊपर का, इस प्लेन का नॉर्मल नहीं है। तो अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर ये लाइन कंटेन्ड है, ये वाली लाइन इस प्लेन के ऊपर कंटेन्ड है। तो इस लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, सिंपल सी बात। साथ में ये वाला प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। तो मुझे अपने प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स मिल गए, बन गई बात। तो मेरे प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आ गया -1 2 3, तो ये इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा ना इसके। और ऐसे इसका जो नॉर्मल है विच इज व्हाट 1 - 2 और 1, तो मैंने उन दोनों का क्रॉस ले लिया। 1 - 2 1 और -1 2 3 दोनों का जो क्रॉस होगा ये मेरा नॉर्मल है। अब बन गई बात, सिंपली n1 आ गया मेरे पास, पॉइंट मेरे पास पहले से था तो वहाँ से इक्वेशन बन जाती, ये था इसका स्किल। और इंटरेस्टिंग है, पर इसको सीखो कि मैं कैसे कैसे डील करता हूँ, ये सेंस इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस क्वेश्चन में ना, ऐसे इसी क्वेश्चन में वैसे ही सुनो। कोई मान लो मेरे से कह देता कि ये एक लाइन है, कोई कहता कि इस लाइन की इसके ऊपर प्रोजेक्शन बता दो, जो ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्शन बन रही है ये मुझे ये लाइन बता दो। तो ये लाइन बताते समय उसको हम लोग डील कैसे करते। तो अगर मुझे इस लाइन की इस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन अगर निकालनी होती तो समझ में आता है कि एक तरीका ये था कि मैं इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दूं, इन दोनों इस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लूं। जस्ट टेलिंग मतलब केवल एक और तरीका बता रहा हूं कि इस लाइन के ऊपर के मैं कोई भी 2 पॉइंट्स लेके उसका इस प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दूं, कैसे वो सिंपली इक्वेशन बना के, तो उसके बाद उन दोनों को ज्वाइन करती लाइन बना दी जाए। एक तरीका ये था। एक तरीका ये था कि मैं इस प्लेन की इक्वेशन बना दूं, जो कि बहुत इजीली बन जाती है, हमें दिख रहा है प्लेन की इक्वेशन बनाना बहुत इजी था। तो इस प्लेन का और इस प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता वो ये लाइन होता जो मुझसे पूछा गया। इसको देखो, पता है अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर जब मैं यही बात अगर मान लो क्लास में बोलूं तो कई बार सामने वाला केवल मेरे थॉट प्रोसेस को अप्रिशिएट कर पाता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि टाइम कम होता है। अब इसको घर पे जब अपने आप कर रहे हो ना, तो इसको रिवाइंड कर करके सुनो, इसको सुनो कि मैंने कैसे बोला, इसको सुनो इस लेवल तक कि ये बात माइंड में बैठे कि हाँ कितना इंटरेस्टिंग थॉट है, आज के बाद मेरे से भी अप्लाई होगा। तो फायदा है इस डिस्कशन का, नहीं तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। याद रखना ये बात, मतलब तब फायदा है जब मैं क्यों अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, क्यों क्वेश्चंस लेके आ जाता हूँ। The only purpose is this कि we should be able to handle that one question which is going to come in our exam, वो होना चाहिए। तो मेरे सामने जब क्वेश्चन वो वाला आएगा तो मैं इसको कई तरीकों से तोड़ने की, फटाफट वहां पे दिमाग लगाने की करनी होती है। तो वो सबका चल जाता है, सब ड्रामे छोड़ के हमने जो बताऊं बस उसको हैंडल करना सीखो। ये बेकार था। पॉइंट अगर प्लेन के अपोजिट साइड पे लाई करता है तो लाइंस वाली कहानी है, दोनों पॉइंट्स को डाले जाने पे साइन अपोजिट आना चाहिए। तो एक बार इस पॉइंट को इस प्लेन में डालो, एक बार इस पॉइंट को इस प्लेन में डालो,
और जो दो वैल्यूज बने उनके मल्टीप्लिकेशन को नेगेटिव कर दो, तो दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए ना, तो प्लस माइनस केसेस थोड़ी बनाओगे, अपोजिट साइड पे चाहिए, अपोजिट पे चाहिए। तो सिंपली दोनों को वैल्यू डालने के बाद जो साइन आएगा वो अपोजिट होगा, तो दिस इंटू दिस को नेगेटिव कर दो। ये थी कहानी, तो सिंपल है, इसलिए मैंने करवाया नहीं, पर ये होना चाहिए। लेट पी, ये भी बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन केवल इसलिए करवाया कि एक बार बेसिक लॉजिक रिवाइज हो जाए। पी कोई पॉइंट है, जो एम है वो हमने एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, वहां पे जेड 0 हो जाता है, तो एम क्या बना 1 2 0। तो अब जो ओ एम है, इफ ओपी मेक्स एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या बनता था, याद करो, कॉस गामा। कॉस गामा क्या आता था, सिंपली जेड विच इज 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉस थीटा इस केस में जो कॉस गामा है वो बना 3/√14। ऐसे ही जो 5 जो एंगल है वो है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो 1 2 0 का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा, रिकॉल करो जहां से हमने बनाई थी कहानी, वो बनेगा सिंपली एक्स अपॉन, याद है ना हम लोगों ने जब ये बनाया था, जब बिल्कुल बेसिक पॉइंट क्रिएट करा था कि ये पॉइंट एक्स वाई जेड है, ये लेंथ आर है, तो सिंपली याद है हम लोगों ने इसका प्रोजेक्शन बना के देखा था, ये एंगल 90 डिग्रीज, ये एक्स, तो कॉस ऑफ अल्फा बनाया था कि एक्स अपॉन आर होगा, वही है ये। तो ये कॉस ऑफ अल्फा इसका कितना बना 1 अपॉन सिंपली आर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, विच इज व्हाट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे कॉस 5 में गलत लिख दिया, वो आ गया 1 प्लस 4 5, तो ये 1 प्लस 1/√5 बनेगा, ये बनेगी ये टर्म, तो कॉस 5 ये बना। एंड ओ एम मेक्स एंगल्स दिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, सो दिस इज कॉस 5 विच इज व्हाट 1/√5, ये बना। तो अब ये कर लेने के बाद देखो इस केस में अब जब मैंने बना लिया, वैसे अब नोटिस करो एक्स वाई प्लेन है, तो इसका जो एंगल बना वैसे cos फाई ठीक है, मतलब इट इज गुड, अदरवाइज यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट में ले जाओ 2D में तो tan फाई डायरेक्टली 2ia पड़ा था, tan फाई डायरेक्टली इस केस में 2ia पड़ा था, पर चलो ये 1/√5 बना, वहाँ से भी निकाल लेते हैं। तो उसके बाद इसमें कोई ट्रिक नहीं है, cos फाई sin फाई, cos फाई और cos थीटा हमारे पास हैं, उसके बाद हर वैल्यू बना लो, तो सिंपल था क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, अगर हमें गिवन है कि ये प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन के ऊपर, तो अब ये प्लेन्स अगर लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनेटली मैनी है, तो उसके लिए इनका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। किसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, ये कोफिशिएंट्स का, सिंपली क्या बनेगा 1 1 1 1 2a 1 और a स्क्वायर और 1, उसको 0 कर दो, मतलब सिंपल था, इसमें कोई ट्रिक नहीं है मेरे बताने की। ये वाला पैसेज मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा होगा, पर बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमें किसी ने बोला कि ये लाइन मिरर से आके लाइन टकराई, उसके बाद ये चली गई, तो उसमें पहले इस पॉइंट की मिरर इमेज पूछी है a', तो वो पॉइंट की प्लेन में इमेज है, वो निकालने की हमें समझ है। कैसे निकालेंगे ऑब्जेक्टिव में, मैं तो ऑप्शंस को देखता और देखता कि कौन सा ऑप्शन है जो कि a' माइनस दिस करने पे वो प्लेन के नॉर्मल के सिंपली प्लेन के नॉर्मल के लॉन्ग आ जाता है। तो सिंपली देखो यहाँ पे ये पॉइंट कितना गिवन है 216, अगर मेरा ऑप्शन A होता, अगर 652 होता, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना बना 4, ये कितना बना 4, ये कितना बना -4, 4 4 -4। अब प्लेन को देखो, प्लेन हमें कितना गिवन है 1 1 और -2, तो 4 4 -4 तो 1 1 और 2 1 1 और -1 बना, 4 को छोड़ दो, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन को चेक करो 6 5 और -2, ये बना 4, ये बना 4, ये बना -8, 4 छोड़ दो तो वो बना 1 1 और -2, ये ऑप्शन हो सकता है। देखो मैंने सॉल्व ही नहीं करा, करने को मैं ये कर सकता था ना कि पहले मैं ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूं, फिर मैं वही x1 + x2 करके फिर इस पॉइंट तक पहुंचूं, नहीं करा मैंने, बस इस बात को ध्यान में रखना। इसी के नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, वो बेकार है, जर्नल पॉइंट लेके लाइन के ऊपर का, इसमें प्लेन में पुट कर दो तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने इस लाइन की मिरर इमेज की इक्वेशन पूछी है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे की, तो जब ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल दिए तो इन दोनों को ज्वाइन करती जो लाइन है वो सिंपली इसकी इक्वेशन है, तो ये बिल्कुल बेकार था, ये पैसेज ही बहुत ईजी डल गया। इंटरसेक्ट प्लेन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये फिर से सेम पैसेज है, इसमें कुछ बताने का नहीं है। बाकी इसमें ना कोई और असाइनमेंट में कुछ बहुत बढ़िया नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में ना टर्म में गड़बड़ थी, इसको बस सही कर लेना। ये 1 + 3r था जर्नल पॉइंट, x बराबर था 1 + 3r के,
तो सुन लो, चलो हमें दिया कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी ऑफ लाइन एल सच दैट ए बी इज पैरेलल टू दिस प्लेन। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट हमें गिवन है, तो ए बी हम बना सकते हैं ना डायरेक्शन, सिंपली बी माइनस ए कर लो, बी माइनस ए कर लो, ए माइनस बी कर लो, व्हाटएवर, तो ये बन गई ए बी की डायरेक्शन। अगर ये इस प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, उसका प्लेन के नॉर्मल के साथ डॉट लिया, उसको जीरो कर दिया, वहां से आर आ गया -3, उसको यहाँ डाल दो, उससे पॉइंट आ गया। ऐसे ही इसके बाकी पार्ट्स थे। तो इसमें अकेला सेंस क्या था कि इस चीज़ का ध्यान रखना था बस हमने, मतलब इसमें कोई ट्रिक, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत डिफरेंट हो, इंक्लूडिंग दिस वन। ये 4√3 था, ये 1+3 आ रहा है। किसी ने मुझे इस क्वेश्चन में कहा कि एक लाइन इसको प्लेन को कट करती है, तो वो पॉइंट्स बताओ जो कि दोनों का डिस्टेंस इस प्लेन से 4√3 हो, ये 4√3, ये भी 4√3। तो इस क्वेश्चन का फास्ट तरीका एक तो ये होता कि मैं पहले ये पॉइंट ही निकाल दूँ, ये पॉइंट्स फाइंड कर लूँ, पर अगर सोचो तो ये 4√3 है, ये एंगल थीटा है, मैं इस लाइन सिंपली इस लाइन हमें नोन है ना, तो इस लाइन के ऊपर का पॉइंट, इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, 3 -1 और 4, 3 -1 और 4। तो इस लाइन बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकता हूँ, वहां से मेरे पास cos थीटा आ जाता। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ये लेंथ का डबल, लेकिन उतनी नीचे होगी, तो ये लेंथ में कैसे निकाल सकता है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4√3 नोन है, अगर cos थीटा मेरे पास आ जाता है तो डायरेक्टली मेरा आंसर हो जाता 4√3/cos थीटा। उसका मैं डबल कर लूंगा, क्यों, क्योंकि जितनी लेंथ ऊपर उतनी नीचे। हमसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स जो कि बराबर हो, यहाँ तक का डिस्टेंस और नीचे वाला डिस्टेंस सेम होते, ये इसका सेंस पकड़ना। इसमें यहाँ पे मैंने 3 इसमें पहले था ना, वहाँ पे इसमें ऑप्शन पड़ती, तो सिंपली यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये 3 -1 कितना बना, 2 - 4 -2, उसका मॉडुलस 2 हो गया, तो ये 2/3√3√7 बना, ये बना 2/√3 √21 एक्चुअली, 2/3√7, 2/3√7 ये बना। तो 4 बन गया 8√3 डिवाइडेड बाय 2/3√7, ये बन गया 4, 12 इंटू √21, 12√21। इसमें कोई और टर्म में गड़बड़ है, पर इसके सेंस को नोटिस करो कि मैंने करा कैसे, बस यही मेन स्किल है। इसी क्वेश्चन को मैं लेंथी रूट से भी कर सकता था कि पहले मैं पॉइंट फाइंड करूँ, फिर मैं उसके बाद यहाँ मैं सिंपली जनरल पॉइंट लेकर डिस्टेंस निकाल दूँगा कि किसका 4√3 होगा, पर नीड नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो चलो, दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस असाइनमेंट। और बढ़िया थी, बीच में कई क्वेश्चंस तो बहुत काम के थे, तो उनको पकड़ने को मेन स्किल है। 3D वेक्टर्स में ना एक्चुअली बड़ा लिमिटेड सिलेबस है, पर ये एक टॉपिक है, ये सेंस बच्चे पकड़ नहीं पाते, हमने पकड़ा हुआ है, तो हम क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे ही करेंगे इसका। पर वो कैसे करोगे, देखो जो टॉपिक पकड़ रहे हो ना, जो टॉपिक हम हैंडल कर रहे हैं, बस उसको सही करो, ये इस बात को याद रखना। जिस समय मैं वेक्टर्स 3D करा रहा हूँ, वेक्टर्स 3D पे मेरा 100% कॉन्फिडेंस बनना चाहिए कि मुझसे आज करवा लो। जैसे जोश चढ़ता है ना कि अगर कोई पेट्रियोटिज्म वाली मूवी देख के आओ, जैसे कोई 1947 से पहले की मूवी देखो, तो हमें लगता है कि वापस अंग्रेज आ जाए तो हम उनको भगाएंगे अब की बार। वैसे ही उसी तरह का जोश होना चाहिए जब ये कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हो, कि मेरे सामने उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो मेरा सॉल्व होना चाहिए। तो वो सेंस जब आएगा ना, ऐसे ही हर टॉपिक में जब वो स्ट्रेंथ क्रिएट करोगे तो फिर पूरी स्ट्रेंथ बन जाती है। अगर वेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो बाकी दुनिया छोड़ दो, वेक्टर स्टडी का क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से टेस्ट दो। चलो, ऑल द बेस्ट।